हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। 3 दिन पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का नया सिलेबस पब्लिश कर दिया गया। एज यूजुअल नया सिलेबस आते ही काफ़ी कौतूहल होता है, हलचल होती है। अब क्या ऐड हो गया, क्या हट गया। और चूंकि मैं 3-4 दिन बाद आया हूं तो आपको लगभग बातें पता चल चुकी हैं, पर फिर भी जैसे एज यूजुअल मैं कभी जल्दी में नहीं रहता। मुझे इतना जल्दी नहीं रहता कि जल्दी से बता दिया जाए। आज जाके जब मैंने इसको थोड़ा सा तसल्ली से देखा तो फिर मुझे जो अंतर लगे, जो पहले सिलेबस था और अभी जो सिलेबस है, वो जो अंतर है वो मैं अभी लिख के लाया हूँ। ठीक है, अब आप यूँ समझिए कि अगर जो बच्चा पहली बार एग्ज़ाम में जा रहा है, जो मई लास्ट में होना है, मई 2026 के लास्ट में होना है, अगर बच्चा पहली बार एग्ज़ाम में जा रहा है तो आप भले वीडियो देखो ही मत। ठीक है, क्योंकि पुराने से आपको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो अब फ्रेश ही पढ़ो, है ना। और नया सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है और पीडीएफ वगैरह सब जगह है, इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। ठीक है, उसमें दिक्कत है ही नहीं। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो और किसी वजह से अभी वैसे जो एग्ज़ाम अभी हुआ है जून लास्ट में, 28 जून को हुआ था आसपास, उसमें अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है, आप आशान्वित हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं एक पर्सनली बोलता हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता पढ़ाई करते रहनी चाहिए। ठीक है, अपनी धार मतलब फीकी या कहीं कमज़ोर नहीं होने देनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और जिन लोगों का फर्स्ट की वजह से हाल ख़राब हुआ है या सब्जेक्ट की वजह से ही हाल ख़राब हुआ है, तो उनको अब अपनी तैयारी में डेफिनेटली वो चैप्टर हटाने हैं जो चैप्टर आरपीएससी ने हटा दिए हैं, और वो चैप्टर डेफिनेटली शामिल करने हैं जो आरपीएससी ने शामिल कर दिए हैं। तो क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, विदाउट वेटिंग फर्दर मैं इसको बताना शुरू करता हूँ। ठीक है जी, चलिए। तो अब ये जितना भी आपका सिलेबस है उसे मैंने 50 से 55 चैप्टर्स में ब्रेक कर लिया है और लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया है। आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ठीक है, आपको लगे कि सर कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये भेज दो, तो जहाँ जहाँ कलरफुल है वहाँ समझ लो कुछ ना कुछ हलचल है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं ना। चलो ठीक, सबसे पहले अपन बात करें, पहले था टॉपिक का नाम प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, अब इन्होंने कर दिया है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रोसेस, जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन। मैं बताऊं, इस सिलेबस से जो मुझे समझ में आया वो ये है कि चीज़ों में क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग तो इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा पता नहीं चलता कि इसमें क्या केवल रूल्स हैं। लेकिन अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन सारे हैं। अब वो टॉपिक में अंदर क्या है वो नहीं बताऊंगा, आपने को पता ही है। ठीक है, और जनरल ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करना, यानी जनरल को साफ साफ शामिल कर लिया गया है, और जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन होते हैं 10 कॉन्सेप्ट 5 कन्वेंशंस, वो सब शामिल कर दिए। तो पहला तो ये इन्होंने स्पष्टता दी है यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, पहले भी सब्सिडियरी बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट लिखा हुआ था, अभी भी सब्सिडियरी बुक है, लेकिन फाइनल अकाउंट के सामने क्लियर कर दिया है फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब कंपनीज कैसे अकाउंट बनाती है वो नहीं पूछा जाएगा। पहले भी था, पहले भी ऐसे ही था कि फाइनल अकाउंट अपन सोल ट्रेडर के ही बनाते थे, अभी भी फाइनल अकाउंट आपके सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म्स के ही हैं, कंपनी के नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये वाला एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ये पुराने सिलेबस में था। रेड मार्के वाला मतलब ये है जो पहले सिलेबस में था और अब ये कट गया है, ये नहीं है। हालांकि एक बात आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा सिलेबस बढ़ाने वाली बातें करूंगा तो आपको बुरा लग सकता है, फिर भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके जानी चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री से आपको इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आता है, तो एडजस्टमेंट एंट्री करके जानी चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं सिलेबस से हटा दिया है। पर मैं नहीं मानता कि कभी ऐसा होगा कि इन्होंने, बाय द वे पेपर सेटर ने एक क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे मिलता जुलता दे दिया ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री से, और वो बड़ा आप चैलेंज कर दोगे कोर्ट में इस बेसिस पे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, जनरली ठहर नहीं पाएगा, वो कैसे ना कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा। ऐसा हर बार में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री वाला देख लेना। एडजस्टमेंट एंट्री तो मैं कह रहा हूँ कि करके ही जाना हूँ। ठीक है, चलो। इसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब के बाद साफ साफ इसमें ऐड हुआ है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, वो वाला टॉपिक पहले कहीं क्लियर मेंशन नहीं था, अंडरस्टूड था, ये अब इन्होंने क्लियर मेंशन कर लिया है। तो इसमें ये बात तो है कि सिलेबस बनाने वाले ने मेहनत की है और बहुत हद तक क्लैरिटी लाई है।
ठीक है, एक दो चीजें इलॉजिकल है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, वो मेरे हिसाब से। अच्छा, डेप्रीसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये वाला टॉपिक उड़ा दिया है। अब देखो उड़ा दिया है तो फिर क्या, जब अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फिर क्या डेप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट नहीं आएंगे? फिर भी मोटा मोटा हाँ आप समझ लो कि वो अवॉइड जरूर करेगा। पेपर सेटर जो होगा लिटिगेशन से बचने के लिए वो डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन अवॉइड कर सकता है, और प्रोविजन रिजर्व पीबीडी पीडीडी वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, क्योंकि इस सिलेबस की बात कर रहे हैं जो 2025 में रिलीज हुआ है और 2026 में इसका एग्जाम होना है, तो अब ये चैप्टर कोर्स में नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पहले लिखा हुआ रहता था, अब इन्होंने क्लियर बता दिया कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का क्या मतलब है। जनरल इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। कि सर पार्टनरशिप वैसे इसके आगे भी होता है क्या? हाँ, होने को तो होता है, अमालगमेशन ऑफ फर्म्स होता है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक बार के लिए तो उन्होंने डिसोल्यूशन तक लाके रोक दिया है, तो अपन मान लेते हैं कि गार्नर बनाम मरे नियम तक ये है। तो इसको भी इन्होंने डिटेल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, अधिकतर चीजों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसलिए कई लोगों को लग सकता है बड़ा सिलेबस आया है, पर ज्यादा स्पष्टता के साथ आया है। इस मामले में मानता हूं जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है ना, आप कभी उनका सिलेबस देखोगे ना तो बहुत कट टू कट लिखा होता है, मतलब क्लियर लिखा होता है क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले तो। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफिचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, रेड साइन है, यानी इसको उड़ा दिया है। अब मुझे पर्सनली देखो ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी अकाउंट्स में से अगर क्वेश्चन बने तो फॉरफिचर एंड री इश्यू में ही थोड़ी कैलकुलेशन होती है, वो वाला पार्ट इन्होंने उड़ा दिया है। साफ साफ लिखा है कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, ये पार्ट नहीं है, ये बस मैंने लिखने के लिए, लिख के काटने के लिए बताया है। रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, तो बाकी सारा सेम है, पर इन्होंने फॉरफिचर एंड री इश्यू वाला पार्ट खत्म किया है, हटाया है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये वाला जो आप पर्पल थोड़ा कलर देखोगे तो ये सेम लगे तो हाँ मतलब सेम है, पहले भी था, नाम थोड़ा सा चेंज है लेकिन वही है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, तो कोई बात नहीं। इसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये जो आपके बिजनेस के टाइप होते थे, या तो बंदा एकाकी व्यापारी होगा या साझेदारी होगा या कंपनी होगा, ये उड़ा दिया है, ये टॉपिक इन्होंने उड़ा दिया है। पर मैं फिर भी आपको बताऊं, चूंकि पार्टनरशिप सिलेबस में है तो आप पार्टनरशिप का इंट्रो पढ़ोगे तो उसमें पार्टनरशिप का अर्थ, कितने पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट, डिसएडवांटेज, वो सब आ जाता है। चूंकि कंपनी कोर्स में है तो कंपनी का फॉर्मेशन वगैरह बाय वैसे ही कोर्स में आ जाता है। हाँ ठीक है, आपको एकाकी व्यापारी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पर मोटे तौर पे ये ना होते हुए भी है कि सर आप क्या ही बता रहे हो, सारा तो कह रहे हो है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप ये सोचो कि ये हटा दिया है, लेकिन पार्टनरशिप तो कोर्स में है ना, कंपनी तो कोर्स में है ना। ठीक है, तो इसलिए आप चाहो तो खाली पीडीएफ ही देख लो अगर आपको इस तरह से ये कम समझ में आ रहा है या कम पसंद आ रहा है तो। क्योंकि देखो मेरे को तो ज़्यादा पसंद नापसंद से मतलब होता भी नहीं है, मेरा तो पर्पज़ ये कि जो मेरी समझ कहती है वो मैं आपको बताऊँ। आगे है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ये टॉपिक अपनी जगह पे है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपन पढ़ते हैं, हेनरी फेयल, टेलर फेलर, वो सब है, बस उसका महत्व उड़ा दिया इन्होंने। ठीक है, छोड़ दिया, थोड़ा कम ही किया है। अच्छा, एक ये छोटा सा है सिली सा डिफरेंस, पर फिर भी पहले ये टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल पे था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, अब उसके ऊपर इन्होंने उन्होंने सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले सेक्शन में डाल दिया है। तो मोटे तौर पे तो इसका मतलब ये है कि इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसका मतलब सिंपली ये होता है। पर ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन है जैसे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। ठीक है, और 11th 12th में बोर्ड लगता है तो वहाँ के क्वेश्चनों का लेवल कई बार ग्रेजुएशन को भी डिफीट कर जाता है, तो ये कोई अंतर जैसी बात नहीं है, बस यूं ही दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि कई देखो मैंने कितना ध्यान से देखा है सिलेबस। अच्छा, इसके अलावा कैपिटल मार्केट एंड टाइप वाला ये टॉपिक जो था पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल पे था, अब ये पीजी लेवल वाले खंड में डाला गया है, पर टॉपिक का नाम सेम है लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सपेंडेड किया गया है। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट तक तो है ही, इन्होंने क्लियर डाला है। पहले अपन क्या है, सेकेंडरी मार्केट में अंडरस्टूड मान के चलते थे, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना पड़ेगा, पर इन्होंने क्लियर लिखा है स्टॉक एक्सचेंज में आपको बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी पढ़ के जाना है। वैसे भी हम ये सेकेंडरी मार्केट की स्टडी में पढ़ के जाते ही थे, पर इन्होंने अब क्लियर कट मेंशन कर दिया है, तो अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, अगेन क्लियरिटी दी है। अच्छा, पहले मार्केटिंग में था मीनिंग, फंक्शन एंड रोल, इस पे रेड कलर में है तो अभी हट चुका है ना। लेकिन अगेन इसमें भी इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी और मार्केटिंग मिक्स, जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है वो ऐड कर दिए हैं, और जो मार्केटिंग मिक्स की 5 फिलॉसफीज हैं
वो इन्होंने क्लियर कट मेंशन की जाती है, कर दी है। पहले अगेन ये अंडरस्टूड था, लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हम पढ़ते थे, है ना, हमारे कोर्स ऐप पे अवेलेबल है, तो वो था। पर अभी इन्होंने क्लियर कह दिया कि मार्केटिंग फिलोसफीज और मार्केटिंग मिक्स है, तो अच्छे एमसीक्यूज बनेंगे इस बार। ये वाला सेम है, जो आपका स्टैटिस्टिक पार्ट है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, ये बिल्कुल डिट्टो सेम का सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, इस वाली यूनिट को तो उन्होंने ज़बरदस्त एक्सपेंड किया है। अब रूरल डेवलपमेंट तो है ही है, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इशू और एचडीआई, ये सारा इन्होंने डाल दिया है ना। वैसे ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के झंडे तले है, इसके अम्ब्रेला के तले ये सब आ जाता है, पर फिर भी नाम पढ़े तो ये सारे वर्ड्स अब आपको समझ के जाने हैं, इन सब के एमसीक्यूज अपन को तैयार करके जाने हैं। ठीक है, चलिए एक बात जो आप ऑब्वियसली बात है जानना चाहेंगे कि सर आपने वाले कोर्स में अपडेट कर दिया है क्या? देखिए 2-3 दिन के अंदर मैं जो पुराना आउटडेटेड हो गया है सिलेबस, जो आउटडेटेड पार्ट है कह लें, वो मैं हटा दूंगा, और जो नया है उसमें से जितना कंटेंट मेरे पास तैयार है वो ऐड कर दूंगा। पर काफ़ी सारा है, तो मुझे लगभग 1 महीना लगेगा। 1 महीने के अंदर जितना भी बचा हुआ नया कंटेंट है वो मैं अपडेट कर दूंगा कोर्स के अंदर। पुराना वाला तो मैं अगले 2-3 दिन के अंदर ही हटा दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। यही अपने क्विज में भी रहेगा, सैम्पल पेपर में भी रहेगा, इसलिए इट विल टेक टाइम। हटाने में भी हफ्ता भर लग सकता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों को छांट छांट के हटाने में टाइम लगेगा। खैर चलो वो अपन देख लेंगे, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें सिलेबस समझ में आ गया। देखो सिलेबस जान होती है भाई, आप ये मान के चलना, कोई भी एग्जाम जाने से पहले सबसे पहले सिलेबस देखना। सिलेबस में क्या है, आपको क्या आता है, डजेंट मैटर, वो किस में से पूछना चाहता है यही मायने रखता है, इसलिए सिलेबस मैटर्स। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी आप कह सकते हो, इसका केवल नाम चेंज हुआ है। पहले वाकई में ये इलॉजिकल था कि एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चैप्टर का नाम सही किया है इन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है, ये यहाँ से बहुत अच्छे एमसीक्यू बन जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की अभी प्रवृत्ति क्या है भारत में, जैसे जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिल रही है आजकल हर जगह, और प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, अब तक इन्होंने एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं, या बेरोजगारी से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सब दिया है। तो अगेन एक्सपेंडेड एज मच एज इन्होंने इसको क्लियर भी किया है। इसके बाद है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 90। एलपीजी वाला जो टॉपिक होता है, एलपीजी वाला टॉपिक अपनी जगह है, 2 चीज़ें ऐड की है। एक तो उन्होंने ये ऐड कर दिया कि 1991 का क्राइसिस आया क्यों, मतलब वो क्या क्राइसिस था, क्यों आया, तो थोड़ा जड़ में गए हैं उसके। एलपीजी आया वो सबको पता है, और इसके बाद अब और ये जानना चाहते हैं कि बताओ अब एलपीजी आ गया तो इसका इफेक्ट क्या हुआ है। पिछली बार मतलब पहले सिलेबस में एलपीजी तक था क्या है, अब ये कि एलपीजी का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आया है वो भी पूछा जाएगा। इसके बाद ये टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ये हम टॉपिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक ये हटा दिया है। लेकिन आप बुरा न मानिएगा, ये हटके भी रहता है, क्योंकि जब आप ये टॉपिक डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने आएंगे तभी तो एनालिसिस करोगे। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनते हैं, तब तो जाके ना एनालिसिस करोगे। तो ये चैप्टर नहीं होके भी सिलेबस में है। ऐसी बातों के लिए मैं पहले से एडवांस बोल रहा हूँ कि बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ सिलेबस में है वो समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये बिल्कुल है ना, ये अभी भी टॉपिक में है, तो आपका जो कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, वो सारा का सारा सिलेबस में एज इट इज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, केवल इसमें एक भी अक्षर भी नहीं छेड़ा इन्होंने, सेम का सेम है। कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये भी सेम का सेम है, ये वाले पर्पल साइन मतलब सेम के सेम है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में भी लगभग सेम है, इन्होंने ऑडिट प्रोग्राम वर्ड दे दिया है ना, ऑडिट प्रोग्राम भी इसमें शामिल कर लिया है। यहाँ आपको एक राहत मिली है, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 to 75 होते थे, लगभग सिलेबस आधा कर दिया है, अब सेक्शन 1 to 36 तक पूछे जाएंगे, और एक इन्होंने पता नहीं क्यों अपनी फेवरेट सेक्शन जोड़ी है 56 एंड 56 लिखा है, तो 1 से 36 तक और 56वीं धारा आप देख लेना। तो ये है, तो यहाँ थोड़ी राहत की सांस है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर्पल साइन के साथ है, तो सेम का सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अच्छा, इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। पहले था वर्ड इस तरह के, मीनिंग, स्कोप, रोल एंड फंक्शन, अब ये स्कोप और रोल वर्ड यहाँ नहीं आए हैं, और क्योंकि देखो एक्चुअली इसका भी पंगा है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, अब देखो इन्होंने भी यहाँ मैनेजमेंट वर्ड डाला है,
HRM अपने आप में इतना बड़ा शब्द है, पूरी बुक हो सकती है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप वाकई में बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन तक ही पूछेंगे, यानी ट्रेनिंग वाला पार्ट का नहीं लिखा हुआ है। तो HRM का क्या मतलब होता है, HRM में क्या फंक्शन होते हैं, वहां तक है, पर डीप डाउन अगर इसको डिटेल में पूछना है तो ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में से ही पूछेगा। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और दूसरी तरह की जो वेलफेयर वाली चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं है। अच्छा, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रकार, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल होता है, और ये थोड़ा सा राजस्थानी मिट्टी की सुगंध है, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम राजस्थान को ऐड किया है कि राजस्थान से कौन कौन उद्यमी अच्छे अच्छे निकले हैं। जैसे लक्ष्मी मित्तल शायद राजस्थान से ही निकले हुए हैं, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए, बट अब मुझे देखना पड़ेगा टॉपिक अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सेम का सेम ही है, बस इसमें टाइप जोड़ दिया है ना। आर्थिक पर्यावरण में टाइप, आर्थिक पर्यावरण के प्रकार और जोड़ दिए हैं। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेम है, लेकिन इसमें चेंजिंग डायमेंशन भी जोड़ दिया है, यानी इंडियन इकोनॉमी की क्या विशेषताएं रही है के साथ साथ अब नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, वो जो डायमेंशन चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़े से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट, ये डेफिनेटली हटाने जैसा चैप्टर था और बिल्कुल सही डिसीजन है। जब एलपीजी वाला टॉपिक गिवन है, नई आर्थिक नीतियां आ गया तो फिर, और ये बहुत वेग वर्ड भी है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका बैंकिंग पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, दुनिया जहान की पॉलिसीज आ जाती है। तो बहुत अच्छा किया कि ये सिलेबस में कोटेड नहीं है, यानी हटा दिया है। इसके बाद है फॉरेन ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक सेम का सेम है, और ये सेम ही वर्ड है, ऐसे ही मैंने होशियारी दिखाने के लिए लिखा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, यहाँ केवल वर्ड था एक्सपोर्ट प्रमोशन, यहाँ पर क्लियर कर दिया है एक्सपोर्ट प्रमोशन के उपाय पूछेंगे, यानी फॉरेन ट्रेड कितना हो रहा है, किस किस चीज़ का हो रहा है, किस किन देशों के साथ हो रहा है, साथ ही साथ आप एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं वो पूछा है क्लियर कट। नेशनल इनकम वाला टॉपिक सेम का सेम है, अब के बारे में कॉन्सेप्ट जोड़ दिया है ना। नेशनल इनकम को हम फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर कट कहा है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड फंक्शन, तो फंक्शन वर्ड उड़ा दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे 2 चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लिवरेज एनालिसिस ये लेके आ गए हैं। बहुत देखो लॉजिक तो नहीं होता है, क्योंकि इन चैप्टर्स को 11th-12th में आप बच्चों को पढ़ाओगे तो नहीं, पर फिर भी ठीक है। कहीं ना कहीं 11th-12th में सोर्स ऑफ फाइनेंस काइंड ऑफ टॉपिक होते हैं, तो किस सोर्स की कॉस्ट कितनी लगेगी, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझना समझाना ज़रूरी है, और उसी से फिर लिवरेज इम्पैक्ट होता है। तो लिवरेज एनालिसिस, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एफएम वाला पार्ट इसमें ऐड किया है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये वेग वर्ड था कि इसके अंदर कितना, बस यही लिखा हुआ था। अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम आपसे मीनिंग पूछेंगे, टाइप्स पूछेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, और ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, क्योंकि इसके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के 5 मेथड होते हैं, तो इनको केवल ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच से ही मतलब है, ठीक है। चलो अच्छा जी, इसके बाद अपन देखें नेक्स्ट इज कैपिटल बस्टिंग, बहुत राहत की सांस है, इसको उड़ा दिया इन्होंने। कैपिटल बस्टिंग वाला टॉपिक कहीं साफ लिखा हुआ नहीं है तो उड़ गया है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी अपने आप में बहुत बड़ा और वेग वर्ड था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि हम एडिशन थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी और कंडीशनल थ्योरी वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे। और एक नया ऐड किया है यहाँ पे, सैम्पलिंग, सैंपल क्या होता है, सैंपल साइज क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, इस तरह के वर्ड सैम्पलिंग है। ये बेसिकली CA CPT में पढ़ा जाता था एक ज़माने में, और CA फाउंडेशन में आज भी पढ़ा जाता है। अच्छा, ये राहत की सांस है, ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स, बहुत मुश्किल से इसका कंटेंट मिलता था, ये हटा दिया इन्होंने। मार्केटिंग रिसर्च शब्द को तो हटा दिया है, लेकिन और इसको बड़ा कर दिया इन्होंने बिजनेस रिसर्च मेथड, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च। तो यहाँ से बहुत MCQ बन सकते हैं, रिसर्च कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये टॉपिक भी उड़ा दिया है, ये भी यूजलेस टॉपिक था। जब मार्केटिंग आ गया तो मार्केटिंग के अम्ब्रेला में एडवर्टाइजिंग भी आ ही गया था। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग ये हटा दिया है। अच्छा, रीसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट, ये भी वेग वर्ड था कि क्योंकि रीसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट में 8-10 तरह का है। जब मैं खुद इसका MCQ तैयार कर रहा था, बड़े मुश्किल से मैंने एंड में तैयार किया था कि रीसेंट ट्रेंड में किसको लूँ किसको नहीं लूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब आपको बस इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लेना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट लेना है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि
यही आपको देखना है। अच्छा, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, ये टॉपिक अपनी जगह है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने यूटिलिटी एनालिसिस को जोड़ दिया है। तो मार्जिनल यूनिट यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी वगैरह, ये जो होते हैं टाइप, टाइम यूटिलिटी वगैरह वगैरह, ये इन्होंने ऐड कर दिया है ना। अच्छा, पब्लिक फाइनेंस वाला जो टॉपिक है वो सेम का सेम है, और इसके अंदर इन्होंने क्लियर कट FRBM एक्ट है ना, जो 2003 के आसपास का है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, वो इन्होंने ऐड कर दिया है, और ये साफ साफ ही ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग, ये वर्ड हटा दिया है, लेकिन इंडियन बैंकिंग का मतलब है पूरा अपना फाइनेंशियल सिस्टम, चाहे कमर्शियल बैंक अपने यहाँ कैसे काम करते हैं, RBI कैसे काम करता है, वो सब है। और इसके बाद ये जो चल रहा है आजकल मोबाइल बैंकिंग, UPI और नेट बैंकिंग जो चल रही है, वो के ऊपर MCQ पूछे जाएंगे, बाकी सेम का सेम है। इसके अलावा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक और राजकोषीय नीति अपनी जगह है, लेकिन इसमें भी इन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि इन नीतियों के उद्देश्य, इन नीतियों में आपस में अगर कोई विरोधाभास है वो तो वो, और इन नीतियों को अप्लाई करने के टूल्स, यहाँ टूल्स से बहुत सारे MCQ बनते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अपने टूल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के अपने टूल्स होते हैं, और इसके बाद अब जो आप देखोगे वो सारा ही सारा सब्जेक्ट ऐड हुआ है। बिजनेस, बिजनेस किसको कहेंगे, तो इसके अंदर ये आपका BO मतलब बिजनेस स्टडीज़ का पहला टॉपिक आ गया शुरू में कि बिजनेस क्या होता है। फिर उसके बाद बिजनेस में बताएगा कि भाई इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स होता है, फिर और अंदर जाएगा फिर बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। तो ये टॉपिक आ गया समथिंग UP PGT साइड में, तो ये कब से ही होता है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके टॉपिक आ गया। हालांकि ये जो वर्ड है ना, ये खतरनाक वर्ड है, फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन में होता है पैसा कहाँ से लाएं, पैसा कहाँ पे लगाएं, और कमाया हुआ पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक भी आता है, कायदे से इसमें कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक भी आता है, और इसमें डिविडेंड डिसीजन वाला टॉपिक भी आता है। तो यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि 3 मेन कोर डिसीजंस होते हैं, वो यही होता है पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ लगाएं, और कमाया हुआ पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर भी इसके बाद इनका जोर है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज वगैरह बढ़ाएगा। तो अगेन ये FM पार्ट को उन्होंने बढ़ा दिया है। अच्छा, ये वैसे अलग से देने की ज़रूरत नहीं थी, जब आप टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो तो उसमें रेशियो एनालिसिस आ ही जाता है, पर फिर भी इन्होंने क्लियर किया है। लिक्विडिटी रेशियोज पूछेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर और रेशो होते हैं क्या? बहुत होते हैं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेशो होते हैं वो भी होते हैं, पर उन्होंने बस कहा कि हम ये इस चार के अंदर सबके अंदर 5-5, 7-7 हैं, तो करीबन 30 रेशोज आपसे पूछेगा। इसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, पॉपुलरली नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये ऐड कर दिया गया है। और मार्जिनल कॉस्टिंग भी अपने आप में बड़ा टर्म होता है, बस बहुत क्वेश्चन ये BEP से पूछेगा, आई नो फॉर श्योर। बहुत मस्त चैप्टर होता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं। इसके बाद बजटिंग, अगेन इन्होंने FM सेकेंड ईयर के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग वाली बुक जो होती है वहाँ पे बहुत इन्होंने प्यार बरसाया है। बजटिंग वाला टॉपिक ऐड किया है इन्होंने, इसमें आपके बजट के टाइप यानी सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, वो सब आ जाएगा, और बजट सेंटर्स। इसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो वर्ड था ही था, ये उससे भी ब्रॉडर टर्म है, बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, ये वाले टॉपिक ये नए ऐड हुए हैं। जो प्योर ब्लू में देख रहे हो, ये ब्लू मतलब आप जहाँ कलर है वहाँ हलचल है। और फिर बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी बीच में से वीडियो देख लिया हो, तो पहली बार एग्जाम देखने जा रहे हो तो सीधा आपको तो राइट हैंड वाला ही देखना है। पहले कभी तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम्हारी स्लेट पूरी साफ है। प्रॉब्लम हम जैसों को है, हम जैसों मतलब मैंने जैसे पुराना पढ़ा रखा है और तुम में से कुछ ने पुराना पढ़ रखा है, तो एक तो इतनी मुश्किल से याद किया है, अब उस स्लेट को साफ करके उसको भूल जाओ, कैसे भूल जाएं पहला, तो वही वाला बात, आदमी सेंटी हो जाता है, पहले को कैसे भूल जाएं। तो बेटा भूलना पड़ता है, ज़िंदगी में मूव ऑन करना है तो भूलना पड़ता है कि सर रहने दो आप। तो आगे ये और 2 टॉपिक हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंस, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, MSMEs एंड FDIs। तो काफ़ी करंट की तरफ ये लाने की कोशिश गए, यानी MSMEs में अभी क्या लिमिट चल रही है, FDI में किन क्षेत्रों में है, क्या लिमिट चल रही हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या हुआ, स्टार्टअप्स के क्या हाल है, इसमें थोड़ा थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाला टच आ गया। और इसके बाद ये आजकल जो चल रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इंडियन एपिक्स एंड मैनेजमेंट, भगवद गीता एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र,
तो 2 3 4 क्वेश्चन तो आप इनसे एक्सपेक्ट करो ही करो कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद वैसे पेडागोजी में देखो मेरा हाल ख़राब ही है, तो मैं बस एक स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपका पेडागोजी वाला पार्ट है वो मुझे वैसे ही नहीं आता। ठीक है, उसमें भी जो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस मैंने लिख दिए हैं, है ना। तो ठीक है भाई, वीडियो के नीचे हम सिंपली पीडीएफ डाल देंगे, है ना, आप देख लेना। और वो पीडीएफ आप सॉफ्ट कॉपी में रखना, क्योंकि अगर ब्लैक एंड वाइट वाला प्रिंट निकालोगे तो वैसे ही सब धोला काला एक हो जाएगा। तो तुम्हारे पास पीडीएफ वैसे भी है ही वो धोली काली, तो और ये वाला आप सॉफ्ट कॉपी में रख लेना। नया वाला ही पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो न होते हुए या न कहते हुए भी हैं। एक मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक बताया और एक मैंने एडजस्टमेंट एंट्री वाला टॉपिक बताया। फिर भी सिलेबस में बहुत अच्छा किया गया है, मतलब बहुत स्पष्टता रखी गई है। हटाया कम है, बाकी जोड़ा ज़्यादा है, तो मतलब हालत और ही ख़राब की है। तो बस बस कर पगले, रुलाएगा क्या। चलो बाय, है ना। इसके बाद मैं इसके बाद मेरा प्रमोशन करने लग जाऊंगा। देखो सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है, फुल वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है। एक तो ये है कि अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कुछ बोलना बताना है कमेंट कर दिया करो। हमारा ऐप है, ऐप तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कर लिया करो। टच में रहा करो, कुछ ना कुछ होगा आपके पास बताने के लिए, कुछ मेरे पास बताने के लिए होगा। जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। चलो बाय।